अब स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का अध्याय 1। फिजिक्स का अध्याय ख़त्म हुआ। अब केमिस्ट्री अध्याय 1 का नाम है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ठोस मतलब क्या होता है? मजबूत, जिसका कोई एक निश्चित आकार होता है, कोई निश्चित आकृति होती है, जो जगह घेरता है, वो क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। अब ठोस के क्या क्या सामान्य गुण हो सकते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से गुण हैं जिनसे हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ ठोस है? तो ठोस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होगा? छोटे छोटे कणों से, जिसको बोलेंगे अवयवी कण। अवयवी कण मतलब जिनसे कोई भी ठोस मिलकर बना हो, उस चीज़ को बोला जाएगा अवयवी कण। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं। कठोर मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, बज्जर, ये होते हैं ठोस। और ठोस के क्या गुण होते हैं? द्रव्यमान और आयतन इनके निश्चित होते हैं। द्रव्यमान, आयतन और आकार ठोस के निश्चित होते हैं। द्रव्यमान मतलब उसका भार कितना है, आयतन मतलब वो जगह कितना घिरता है, और आकार मतलब दिखता कैसा है। ये सब चीज़ ठोस में निश्चित होता है। किसी और में निश्चित होता है क्या? पानी का आकार निश्चित होता है? नहीं होता है, क्योंकि पानी ठोस नहीं है। बर्फ ठोस है, बर्फ का एक निश्चित आकार होता है। ठोस के और गुणों में घनत्व, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक मतलब ठोस जल्दी गलता नहीं है, और क्वथनांक मतलब जल्दी वाष्प अवस्था में भी चेंज नहीं होता है। तो गलनांक और क्वथनांक इसके उच्च होते हैं। ये हो जाते हैं ठोस के कुछ सामान्य गुण। सामान्य गुणों में क्या क्या हो सकता है? अवयवी कणों से मिलकर बना होगा, गलनांक क्वथनांक उच्च होगा, घनत्व इसमें ज़्यादा होगा, द्रव्यमान निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। अब जो ठोस होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, और इसी का अपोजिट दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। अब इस अध्याय से 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो मान लो एक क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है ना कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखे। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को ऐसे पढ़ेंगे कि उसमें कम से कम हम 4 अंतर तो लिख पाएँ। तो 1, 2, 3 और 4, इसके भी 4 अंतर कर लेते हैं। 1, 2, 3 और 4। तो ठोस कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे, और ठोस 2 प्रकार के होंगे। पहले का नाम है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे का है अक्रिस्टलीय ठोस। दोनों में क्या अंतर होता है? तो दोनों के अंतर को समझने के लिए इन 4 चीज़ों को समझेंगे। इन्हीं 4 चीज़ों में छुपा हुआ है दोनों का अंतर। पहला है कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था, देखो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में लोहा आता है, सोना आता है, और क्या आता है? हीरा आता है, नमक आता है, हीरा आता है, नमक आ गया। ये सब के सब जो ठोस हैं वो कैसे हैं? क्रिस्टलीय हैं। और अक्रिस्टलीय में आता है कांच, रबर, प्लास्टिक। इसमें क्या आ जाएंगे? कांच, रबर, इसके बाद प्लास्टिक। ये सब के सब क्या आएंगे? अक्रिस्टलीय में। अब देखते हैं कि इनके अंतर में पहला चीज कणों की व्यवस्था, मतलब ये जो इसके कण बने हुए हैं वो किस प्रकार से होते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस के कणों की व्यवस्था होती है निश्चित। कैसी होगी? निश्चित। और इसके अक्रिस्टलीय ठोस की कैसी हो जाएगी व्यवस्था? अनिश्चित। अब इसको चित्र के द्वारा समझते हैं। तो मान लो कि कोई पदार्थ यहाँ पे बना हुआ है, और कोई पदार्थ क्रिस्टलीय की तरफ यहाँ बना हुआ है। तो इसकी जो कणों की व्यवस्था होगी वो निश्चित होगी। इसका मतलब ये होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 गोलों से मिलकर बना है, एक समान गोलों से मिलकर बना है। और नीचे साइड भी 8 ही रहेंगे और एक समान रहेंगे। इसमें देखना तो एक छोटा तो रहेगा, एक बहुत बड़ा रह जाएगा, एक बहुत छोटा रह जाएगा, तो ये और छोटा रहेगा, तो ये और बड़ा रह जाएगा। तो इसके कणों का आकार एक बराबर है क्या? नहीं है। तो कणों की व्यवस्था इसकी निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। और इसके कणों की व्यवस्था कैसी होती है? निश्चित। दूसरा है ज्यामिति।
इसकी ज्यामिति भी निश्चित होती है। और इसकी ज्यामिति कैसी होती है? अनिश्चित होती है। अब इसको समझते हैं। जो रबर होता है उसका ज्यामिति एक बराबर होता है क्या? चोटी बांधने वाला जो रबर होता है खींच देने से फैल जाता है, छोड़ देने से उसी अवस्था में आ जाता है। पिछले साल तुम्हारा रबर यूज हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो ज्यामिति होती है, जो आकार होता है, वो भी अनिश्चित होता है। और इसका क्रिस्टलीय ठोस का लोहा का कुर्सी एक बार बन गया, मतलब प्लास्टिक का कुर्सी बन गया, इसको धूप में ले जाओगे तो अगर थोड़ा सा भी ऐसे कर दोगे ना तो ये फैल जाता है, थोड़ा सा वापस हो जाता है ठीक, लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाता है। अगर ज़बरदस्ती इसको ऐसे कर दिया जाए ना तो न्यो जाएगा, एक न्या हुआ है तो न्यो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रिस्टलीय ठोस का जो ज्यामिति होता है वो निश्चित होता है, मजबूत होता है, और इसका अक्रिस्टलीय का अनिश्चित होता है। थर्ड नंबर पे है गलनांक और क्वथनांक। गलनांक किसको कहते हैं? गलनांक उस ताप को बोलते हैं जिस पर कोई ठोस पिघल जाए, जिस पर कोई ठोस क्या हो जाए? पिघल जाए या तो गल जाए। जैसे कि बर्फ़ ठोस है, कितने डिग्री पे पिघल के पानी बन जाता है? 0 के ऊपर, 0 पे पिघल के पानी बन जाता है, और 0 से नीचे रहता है तो ठोस अवस्था में रहता है। तो इसको बोला जाता है गलनांक। और क्वथनांक किसको बोला जाता है? कि वो वाष्प अवस्था में कब जाता है। ठीक है, किस अवस्था में? वाष्प अवस्था में। कितने डिग्री पे जाता है? तो बर्फ़ को अगर डायरेक्ट 100 डिग्री से ज़्यादा दे दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। तो ये तो बर्फ़ की बात हुई। तो गलनांक और क्वथनांक, लोहा को अगर गलाना हो तो घाम में रख देंगे तो गल जाएगा? नहीं गलेगा ना। इसका मतलब इसका गलनांक तो ज़्यादा होता होगा। तो इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे? उच्च होंगे, मतलब अधिक होंगे। और इस साइड वाले के गलनांक और क्वथनांक कम होंगे। जाहिर बात है इसका उल्टा होगा, क्या होंगे? कम होंगे। कांच को छोड़ दिया जाए तो रबर को भी आग के पास ले जाते हैं तो जल्दी पिघल जाता है, प्लास्टिक को भी अगर आग के पास ले जाए तो जल्दी पिघल जाता है। कहने का मतलब ये है कि इसका गलनांक और क्वथनांक कैसा होता है? कम होता है। तो इसका गलनांक और क्वथनांक कैसा हो गया? कम। लास्ट आता है प्रकृति। प्रकृति मतलब वास्तव में कौन है और वास्तव में कौन नहीं है। तो इसको बोला जाता है वास्तविक ठोस। इसको क्या बोला जाएगा? वास्तविक ठोस। और ये वाला वास्तविक ठोस नहीं है। वास्तविक ठोस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका आकार क्षण क्षण बदल जाता है। रबर में भी बदल जाता है, प्लास्टिक में भी बदल जाता है, तो ये वास्तविक ठोस नहीं है। इसका सब निश्चित होता है, अधिक होता है, तो इसीलिए कैसा है? वास्तविक ठोस। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए सोना, चांदी, हीरा और नमक। और इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए कांच, प्लास्टिक और रबर। तो इसको थोड़ा लिख लो। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर है, ये इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस समझने या पढ़ने के बाद अब देखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होंगे। चारों प्रकार यहाँ पे लिखे गए हैं। आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस और आणविक ठोस। आयनिक ठोस के अभी गुण भी पढ़ेंगे 2-3 ठो। आयनिक ठोस का एग्जाम्पल होता है NaCl और KCl। सहसंयोजी ठोस का एग्जाम्पल होता है हीरा या ग्रेफाइट। धात्विक ठोस का लोहा, चांदी, सोना। और आणविक ठोस का मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन, H2O, HCl। अब मैं एग्जाम्पल को पहले क्यों लिखा? एग्जाम्पल को पहले मैं इसीलिए लिखा ताकि इनके जो गुण अभी आएंगे ना 3-4 ठो, वो एग्जाम्पल के द्वारा समझने में आसान होंगे। तो यहाँ पे आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस का जो पहला गुण है वो क्या है कि ये कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। कठोर भी होंगे और कैसे होंगे? भंगुर। भंगुर मतलब जिसको पीट दो तो जल्दी से टूट जाए, उसको क्या बोला जाता है? भंगुर। जैसे मिट्टी का एक टुकड़ा लो, उसको थोड़ा सा मार दो तो क्या हो जाता है? टूट जाता है। मतलब वो क्या होता है? भंगुर। लोहा को ऐसे पासोगे तो टूटेगा, मतलब वो भंगुर नहीं होता। तो आयनिक ठोस जो होता है वो कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है। जैसे कि नमक, टोर्रा नमक जानते हो? जानते हो? अब के बच्चे हो नहीं जानते होगे, वो 1945 से पहले वाले जानते थे।
तो जो टोरा नमक होता है ना, वो ऐसे टच करने में बहुत मजबूत लगता है। टच करने में कैसा लगता है? बहुत मजबूत लगता है। तो ये कठोर भी होता है, लेकिन उसको थोड़ दो तुरंत टूट जाता है, मतलब वो भंगुर भी होता है। तो इसका पहला गुण क्या होता है कि ये कठोर भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। इसका दूसरा गुण होता है कि इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक कैसे होंगे? उच्च। नमक को घाम में छोड़ दो तो अपने से गलता पिघलता है क्या? नहीं पिघलता है अपने से। पानी मिलाओ तभी पिघलेगा, अन्यथा नहीं पिघलेगा। मतलब इसका गलनांक अधिक होगा। और क्वथनांक, ये वाष्पित होता है क्या नमक? नहीं होता है। नमक कभी भी वाष्पित नहीं होता है, वाष्प बन के कभी जल के साथ ऊपर नहीं जाता है। मतलब इसका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होगा। और क्या हो सकता है? ठोस अवस्था में इसके आयन गमन नहीं कर सकते। एक मेन चीज तो मैं भूल रहा हूँ कि जो आयनिक ठोस होगा वो आयनों से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? आयनों से। जैसे NaCl है, NaCl में दो प्रकार के आयन होंगे, एक तो Na+ आयन होगा धनायन, और दूसरा Cl- आयन होगा ऋणायन। तो किस चीज से मिलकर बने होते हैं? आयनों से मिलकर बने होते हैं। गलनांक क्वथनांक उच्च होगा, कठोर होगा और भंगुर भी होगा। और विद्युत वाले अवस्था में, अब आयन है, कैसा है? आयन है। तो जब इसका विलयन बनाएंगे ना तो इसमें विद्युत का चालन होगा। जो आयन होता है उसमें विद्युत का चालन होता है। दूसरा आता है सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी मतलब क्या होता है? सहसंयोजी मतलब होता है कि जुड़ा हुआ, दोनों एक साथ क्या हुए? जुड़े हुए। इसके एग्जाम्पल होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। अब जो एग्जाम्पल दिया जाएगा ना वो हीरा के उदाहरण पे दिया जाएगा कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। हीरा कठोर होता है कि नहीं होता है? हीरा कठोर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। हीरा बहुत कठोर होता है। तो इसका पहला ही गुण हो जाएगा कि सहसंयोजी ठोस कठोर होते हैं। सहसंयोजी ठोस कैसे होंगे? कठोर होंगे। हीरा में विद्युत का चालन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। मतलब हीरा विद्युत का कुचालक है, मतलब सहसंयोजी ठोस विद्युत के कुचालक होंगे। लेकिन एक अपवाद होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसमें विद्युत का चालन होता है। तो ये एक अपवाद है ना, हर जगह पे अपवाद आ जाते हैं। तो सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसके बंध प्रबल होते हैं। सभी विलायकों में अविलेय होते हैं। हीरा को पानी में घोलने पे कभी घुलता है? एसिड में घोलने पे? हीरा किसी चीज पे नहीं घुलता है। तो इसके तीन लक्षण क्या क्या हो गए? कुचालक होते हैं, सहसंयोजी बंध के द्वारा बने होते हैं, और इनका गलनांक क्वथनांक होता ही नहीं है, क्योंकि ये कभी घुलते ही नहीं है, पिघलते ही नहीं, तो कोई मान भी नहीं होता है। तीसरा आता है धात्विक ठोस। तो धात्विक ठोस किस चीज से मिलकर बने होंगे? धात्विक ठोस धातु से मिलकर बने होते हैं, धात्विक बंध से मिलकर बने होते हैं। अब लोहा के हिसाब से एग्जाम्पल सेट करना है हमको, या लक्षण सेट करना है ना, कि लोहा में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। लोहा में चमक पाया जाता है क्या? चमकता है लोहा? चमकता है, एकदम मतलब नया रहता है ना तो चमकता है, जंग लग जाने पे नहीं चमक। जैसे ये वाला लोहा नहीं चमकेगा क्योंकि ये इसमें जंग लग चुका है, लेकिन नया लोहा में जंग नहीं लगा रहता तो वो चमकता है। तो इसका पहला ही लक्षण क्या हो जाएगा कि धात्विक ठोस चमकदार होते हैं। चाहे वो लोहा की बात करो, सोना की बात करो, चाहे चांदी की बात करो, सब के सब क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। धात्विक बंध से मिलकर बने होते हैं। और जैसे हीरा में विद्युत नहीं गया तो सहसंयोजी ठोस कुचालक हो गए। लोहा में विद्युत जाता है क्या? पार होता है करंट? होता है। सोना में? चांदी में? चांदी में सबसे ज़्यादा विद्युत का चालन होता है। सबसे ज़्यादा करंट से मरने के चांसेस चांदी में होते हैं, बाकी में 1-2 सेकंड टाइम लगता है। लाइट कट जाए तो चांदी में फिर भी मर जाओगे। तो चांदी सबसे ज़्यादा विद्युत का चालन करता है। और नहीं में चला गया तो फिर सुचालक होते हैं। कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। लोहा को अगर ज़्यादा ही गर्म करो तो ही पिघलता है, अन्यथा नहीं पिघलता है। मतलब इसका क्वथनांक या गलनांक ज़्यादा होता है। ठीक है, 2-3 ठो हो गए। फिर आता है आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोस अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बनेंगे? अणु या परमाणु से। जैसे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन
और दूसरा हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाएंगे, H2 बनाएंगे ना, मतलब परमाणु मिलकर क्या बनाए, अणु बनाए। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, एक अणु ऑक्सीजन का, दो अणु हाइड्रोजन का मिलकर क्या बनाएंगे, जल। तो इस प्रकार के जो ठोस बनेंगे ना, अब जल बोल रहा हूँ, ठोस भी बोल रहा हूँ, ये तो मैच नहीं किया। जल ठोस होता है क्या, होता है बर्फ। अब देखो बर्फ में जल ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। अगर मिलाते हैं तो होता है, नहीं मिलाते हैं तो कुछ नहीं होता। तो बर्फ का जो सूत्र होता है ना, वो भी H2O ही होता है। जल का H2O होता है और वाष्प का भी H2O ही होता है। तो यहाँ पे आणविक ठोस अणुओं से मिलकर बनेगा, धात्विक ठोस धात्विक बंध से मिलकर बनेगा, सहसंयोजित ठोस सहसंयोजक बंध से मिलकर बनेगा, और आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बनेगा। इसके एक एक दो दो लक्षण और एग्जाम्पल याद रखना, ज़्यादा याद रखने वाला कुछ इसमें नहीं है। तो प्रकार और उदाहरण लिख लो, बाकी चीज़ को गोली मारो। अभी हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार पढ़े। चारों प्रकार के जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो किसी न किसी तरीके से बने होते हैं। तो उन्हीं तरीकों को बोला जाता है क्रिस्टल जालक। क्या बोला जाएगा, क्रिस्टल जालक। जो क्रिस्टलीय ठोस होगा वो क्रिस्टल जालक से मिलकर बना होगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल जालक इसे कहते हैं, अणु परमाणु अथवा आयनों की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। नियमित ज्यामितीय व्यवस्था, यहाँ पे आप देखोगे, देखने लायक तो है नहीं क्योंकि इसका गैप ज़्यादा है, इसका कम है, इसका सबसे कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो तो ये जो बिंदी बिंदी हैं, मान लो कि ये समान दूरी पे हैं। कैसा है, समान दूरी पे हैं, तो इसकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित है। कैसी है, ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित है। यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं, और यहाँ पर भी 5 हो गए। 1 2 3 4 5, जाने दो जैसा भी हो, लेकिन इनकी ज्यामितीय व्यवस्था कैसी है, निश्चित है। इसकी दूरी जितनी है इसकी भी उतनी है, इसकी भी उतनी है, और इसकी भी उतनी ही है। तो कहने का मतलब आयनों की नियमित ज्यामितीय व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, और कोई भी आयनिक ठोस होता है वो इस प्रकार के जालक से मिलकर बना होता है। अब क्रिस्टल जालक को दर्शाते कैसे हैं, बिंदी बिंदी के रूप में दर्शाएंगे। मान लो कि अगर कोई व्यवस्था सीधा जमा हुआ है, सीधा जमा हुआ है, तो उसमें कितने क्रिस्टल हैं या कितने कण हैं, तो उसको किसके द्वारा दर्शाएंगे, इस बिंदु के द्वारा दर्शाएंगे। किसी भी क्रिस्टल को किसके द्वारा दर्शाएंगे, बिंदु के द्वारा दर्शाएंगे। और बिंदु बहुत सारे बनकर जब जाल बना लेंगे, ऐसे करके पूरा जाल बना लेंगे, तो उसको बोला जाएगा क्रिस्टल जालक। किसी भी आयनिक क्रिस्टल का एक छोटा सा इकाई होता है, उसको बोला जाता है क्रिस्टल जालक, फोटो सहित, परिभाषा सहित। अभी हम लोग क्रिस्टल जालक देखे। क्रिस्टल जालक में एक और चीज समझते हैं, एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका मतलब इकाई सेल या यूनिट सेल, मतलब क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग, जिसके बार बार आने से पूरे जालक का निर्माण हो जाता है। इस चित्र में समझते हैं, क्रिस्टल जालक का ये वाला एक छोटा सा इकाई है, इसी के बार बार आने से पूरा जालक बना है। ये क्या है, एक प्रकार का जालक है, तो इसके बार बार आने से बना है। वो कैसे बना है, 4 बिंदु यहाँ है, वही 4 बिंदु यहाँ है, वही 4 बिंदु यहाँ है, और आगे जाएगा तो वही 4 ऐसे करके आते जाएंगे। तो पूरे जालक का निर्माण किससे हुआ है, इसी 4 बिंदु से हुआ है। यही 4 बिंदु अगर यहाँ पे आ जाए और यही चीज़ यहाँ पे आ जाए, तो नीचे भी जालक का निर्माण हो जाएगा, दाएं या बाएं या ऊपर सब साइड जालक का निर्माण हो जाएगा। वो किसके द्वारा होगा, इसी 4 ठो बिंदु के द्वारा। तो इसी 4 बिंदु को क्या बोला जाएगा, यूनिट सेल या इकाई सेल या यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका। तो इसी एकक कोष्ठिका के द्वारा, इसी को यहाँ पे जमा दें, यहाँ पे जमा दें, यहाँ पे जमा दें, यहाँ पे जमा दें, सब तरफ जमा दें, तो एक जालक बन जाएगा। तो किसी भी जालक का एक छोटा रूप, जिसके बार बार आने से, जिसकी बारंबारता से, पुनरावृत्ति से किसी जालक का निर्माण हो जाए, कोई जालक बन जाए ऐसा बड़ा सा, तो उसको क्या बोला जाएगा, एकक कोष्ठिका। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एकक कोष्ठिका, क्योंकि इसी के बार बार आने से क्रिस्टल जालक का निर्माण हो रहा है। तो एकक कोष्ठिका भी इसी के साथ समाप्त हुआ। अब
महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के अकेले। अभी जस्ट पहले हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े एकक कोष्ठिका या इकाई सेल। उस वक्त मैं ये पढ़ाना भूल गया कि एकक कोष्ठिका या इकाई सेल होते कितने प्रकार के हैं। तो इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस तीनों प्रकारों को थोड़ा थोड़ा समझेंगे, इसके बाद परमाणु या अवयवी कणों की संख्या निकालेंगे। तो एकक कोष्ठिका 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल घनीय सेल। सरल घनीय सेल मतलब एक घन होगा, घन में 8 कोने होंगे और 8 कोनों में एक एक परमाणु होगा। कहीं इधर कोई लीपा पोती नहीं होगा, सिंपल सा एक क्यूब होगा और उसमें 8 ठो कोने होंगे और 8 कोनों में एक एक परमाणु होगा, वो कहलाएगा सरल घनीय सेल। फिर आएगा अंतः केंद्रित घनीय सेल। अंतः केंद्रित घनीय सेल इसका मतलब होता है कि पूरे घन के केंद्र में एक ठो, पूरे घन के केंद्र में एक ठो क्या होगा, बिंदु होगा या परमाणु होगा या अवयवी कण होगा, उसको बोला जाएगा अंतः केंद्रित घनीय सेल। फिर आता है फलक केंद्रित घनीय सेल। फलक केंद्रित घनीय सेल मतलब घन में कितने फलक होते हैं, लूडो देखे हो ना, लूडो में कितने तक होता है, नंबर 1 से नंबर 6 तक। तो लूडो में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं लूडो की गोटी में। तो मतलब घन में भी कितने फलक होंगे, 6 फलक होंगे। और फलक में भी अगर परमाणु होगा तो उसको फलक केंद्रित घनीय सेल बोलेंगे, और होता है। तो 3 प्रकार की क्या हो गए, घनीय सेल हो गए। अब घनीय सेल में जो परमाणु होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। मान लो मैं घन बना रहा हूं, ये एक वर्ग हो गया, और ये वाला वर्ग से घन बन गया, ठीक है। तो ये एक प्रकार का घन है। इसमें कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने कोने हो गए, 8 कोने हो गए। फलक कितने हैं, 1 2 3 4, ये वाला 5 और पीछे वाला 6। तो घन में 6 फलक होते हैं। अगर फलक में एक एक परमाणु हो तो उसको फलक केंद्रित घनीय सेल बोलेंगे। अगर सिर्फ इसके साथ के सेंटर में एक परमाणु हो तो उसको अंतः केंद्रित घनीय सेल बोलेंगे। और अगर कोई ऐसा दिखे जिसके सिर्फ कोने कोने पे परमाणु हो उसको बोलेंगे सरल घनीय सेल। अब ये वाला कोना कहीं ना कहीं से तो जुड़ा है ना, किसी न किसी से तो जुड़ा होता है। तो जो कोने का साझा होता है ना, कोने का जो साझा होता है वो होता है 1/8, क्योंकि टोटल कोने कितने हैं, 8 कोने हैं। तो कोने का साझा होगा 1/8, ये पहला हो जाता है। और दूसरा फलक का साझा, फलक का जो साझा होता है वो होता है 1/2। मतलब फलक कितने से जुड़ा होगा, जैसे कि ये वाला मोबाइल का डब्बा है। अब इस मोबाइल के डब्बे में भी 6 फलक हैं, 1 2 3 4 5 और 6 फलक हो गए। इसके अगर फलक को मैं यहाँ से एक फलक को ऊपर से उठा दूँ तो ये वाला चीज़ सामने उठ जाएगा, या ये वाला जुड़ा होगा ना, तो ये वाला किससे जुड़ा है, ये वाले साइड से जुड़ा है। मतलब इसका साझा कितना होगा, 1/2। और इसके केंद्र में कहीं पे होगा, मान लो यहाँ पे केंद्र में एकदम अंदर इसका खाली है, इसके अंदर होगा तो उसका साझा किसी से नहीं होता। और जो कोना होता है ना, ये वाला कोना मान लो 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4 कोना, ऐसे 4 4 8 कोना है, 4 4 8 कोना इसमें भी है। कोने का साझा होता है 1/8। मतलब ये वाला जो कोना है या इसका ए वाला जो कोना मान लें, ये 1 2 3 तो ऐसे जुड़ा हुआ है, 4 इसके साथ 4, इसके साथ 5 और ये वाला इसके साथ 6 ऐसे हो गया। और ये वाला इस कोने से भी जुड़ा रहता है और ये वाला इस कोने से भी जुड़ा रहता है। तो 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो कोने का साझा 1/8 होता है। अगर इसमें मैं करूँ ना तो पूरा कचर पचर हो जाएगा। जैसे एक इसके साथ जुड़ा है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 3 हो गया। इसके बाद एक इसके साथ और इसके साथ, तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। और अपने अपोजिट वाले के साथ भी एक बार इसके अपोजिट में 2 ठुआएंगे, एक बार ये वाला आएगा और एक बार ये वाला आएगा। तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। मतलब कोने का साझा 8, फलक का साझा 2 और केंद्र का साझा किसी से नहीं होता है। केंद्र का जो साझा होता है वो किसी से नहीं होता है, ठीक है। केंद्र का साझा किसी से नहीं होता है। वो 1 आएगा तो 1 रहेगा, 2 आएगा तो 2 रहेगा, 3 आएगा तो
3 रहेगा। तो ये तो बात हो गई इनके साझा के बारे में। अब जो 3 प्रकार के सेल होते हैं सब में अलग अलग कितने परमाणु होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके लिए 1-2 लाइन इसको लिख लो, मतलब साझा वाला को। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इकाई सेल के बारे में कि इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं। आज पढ़ेंगे इकाई सेल में किस प्रकार में कितने परमाणु होते हैं। तो इकाई सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सरल घनीय सेल के बारे में। सरल घनीय सेल ऐसा दिखता है, एक घन है, एक घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितने कोने हैं? 8। और प्रत्येक कोने में एक एक परमाणु होता है। तो यहाँ भी एक परमाणु रख देते हैं, यहाँ भी एक, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और 8 कोनों में 8 परमाणु हो गया। तो सरल घनीय सेल कैसे बनता है? सरल घनीय सेल एक घनीय सेल होता है जिसके 8 कोनों पर एक एक परमाणु होता है। अतः टोटल परमाणु कितने होंगे? 8। अब हमको पता है जो परमाणु कोने में होते हैं, कोने में उपस्थित परमाणु का साझा कितना होता है? परमाणु का साझा 1/8 होता है। कोने पर जो परमाणु होता है उसका साझा 1/8 होता है। तो इसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे। परमाणु की संख्या टोटल कितने परमाणु हैं? 8। कहाँ पर हैं? कोना में। 8 परमाणु कहाँ पे हैं? कोना में। और कोने के अलावा कहीं और परमाणु दिख रहे हैं क्या? फलक उलक कहीं पे नहीं दिख रहे हैं। और कोने का साझा कितना होता है? यहाँ पे मैं लिखा हूँ 1/8। तो इसको कर देंगे 1/8। 8 से 8 कट जाएगा तो 1 एकम कितना हो जाएगा? 1। तो सरल घनीय सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। कटने पिटने के बाद कितनी होती है? 1। तो ये कंप्लीट हुआ सरल घनीय सेल के लिए कि परमाणुओं की संख्या होती है 1 सरल घनीय सेल में। सरल घनीय सेल पढ़ने के बाद अब देखते हैं फलक केंद्रित घनीय सेल। ये जो डायग्राम है ये सरल घनीय सेल का है, इसको हमको करना है फलक केंद्रित घनीय सेल। तो फलक के केंद्र में भी क्या करना है? एक एक परमाणु करना है। इसमें कितने फलक हैं? क्यूब में या घन में 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 6 फलक। तो पहला फलक देखना ना, शुरू से यहाँ से यहाँ तक एक फलक है, तो इसका सेंटर यहाँ पे है, तो एक परमाणु यहाँ पे कर देते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है फलक केंद्रित घनीय सेल, मतलब फलक के केंद्र में भी परमाणु होंगे। दूसरा ये वाला जो फलक है उसका सेंटर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे कर देते हैं। तीसरा ये वाला फलक है, इसका केंद्र अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कर देते हैं। चौथा ये वाला फलक है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कर देते हैं। अब 4 फलक हो गए। ये जो 5वां फलक देखना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये जो फलक है ना ये वाला, उसका सेंटर लगभग आएगा यहाँ पे। और लास्ट वाला जो 6वां फलक, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये वाला हो गया। इसका सेंटर आता है लगभग यहाँ पे, तो इसका यहाँ पे। तो टोटल कितने फलक हुए? 6 फलक हुए। 6 फलक के सेंटर में भी 1 2 3 4 5 6 परमाणु हो गए। तो इस प्रकार के जो घनीय सेल बनेंगे उनको बोलेंगे फलक केंद्रित घनीय सेल। तो फलक केंद्रित घनीय सेल के बारे में क्या बोल सकते हैं कि इस प्रकार के सेल में, फलक केंद्रित घनीय सेल में प्रत्येक कोने पर एक एक परमाणु होता है। चित्र में देख रहे होंगे कि हर कोने में कितना कितना परमाणु है? एक एक परमाणु है। और इसके अलावा
फलक के केंद्र में भी एक एक परमाणु होता है। कोना के साथ साथ कहाँ पे होता है, फलक में भी होता है। अब कुछ चीज़ हमको पता है, जैसे कोने का साझा कितना होता है, 1/8 होता है। और फलक का साझा कितना होता है, फलक का साझा 1/2 होता है। इतना चीज़ तो होते हैं, ये कल भी पिछले क्लास में भी मैं पढ़ाया था। आइए, कोने का साझा 1/8 और फलक का साझा 1/2। अब यहाँ पे देखना कोने पे कितने परमाणु है और फलक में कितने परमाणु हैं, तो उसके लिए क्या निकालेंगे, परमाणुओं की संख्या। परमाणु की संख्या सबसे पहले कोना वाला निकालेंगे। तो कोने में कितने परमाणु हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5, 6, 7 और 8। 8 परमाणु हैं कोना में, और कोने का साझा होता है 1/8। फलक में कितने परमाणु हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फलक में 6 परमाणु हैं। और फलक का साझा कितना होता है, फलक का साझा यहाँ पे लिखा गया है 1/2। तो जैसे कोना का 1/8 होता है, तो फलक का कितना हो जाएगा, 1/2। अब थोड़ा सा कट पिट करेंगे, 8 एकम 8, फिर यहाँ पे 8 एकम 8, 1 एकम कितना हो जाएगा, 1, इधर 2 एकम, 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, और 3 एकम 3, तो 3 और 1 लास्ट में कितना हो जाएगा, 4। तो फलक केंद्रित घनीय सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी निकल के आ गई, 4। तो फलक केंद्रित का भी यहाँ काम हो गया समाप्त। 2 प्रकार के सेल तो पढ़ लिए, अब तीसरा प्रकार का सेल देखेंगे, नाम है अंतः केंद्रित घनीय सेल। ये अभी नॉर्मल सेल है, इसको अंतः केंद्रित बनाएंगे। अंतः मतलब होता है अंदर, और केंद्रित मतलब होता है केंद्र में। तो ये जो घन है, मान लो कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई क्या है, बॉक्स है, घनाकार, इतना बड़ा कार्टून का डब्बा है मान लो, उसके अंदर कुछ सामान भरा हुआ है। तो अंदर के सामान हमको दिखाई देते हैं क्या, नहीं देते हैं ना। लेकिन अंदर में केंद्र बिंदु होता है, हर चीज़ का केंद्र कहीं ना कहीं पे होता है। तो अंदर का केंद्र होता है, वहाँ पर अगर एक परमाणु हो, उसके अंदर केंद्र में एक परमाणु हो, तो उसको बोला जाएगा अंतः केंद्रित। तो मान लो इस सब का सेंटर या सब का वो कहाँ पे आएगा, केंद्र यहाँ पे आएगा लगभग, सब का केंद्र ना पूरा। मान लो कि ये कार्टून डब्बा है एक ठो, तो सब का केंद्र आएगा यहाँ पे, वो किसी तरफ टच नहीं रहेगा किसी के साथ, यहाँ पे आएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कैसे लिख सकते हैं, तो देखना, अंतः केंद्रित घनीय सेल में घन के सभी कोनों में तो एक एक परमाणु है, घन है, इसमें भी परमाणु है, इसमें भी परमाणु, हर कोने पे एक एक परमाणु होता है। लेकिन इसके अलावा इसके केंद्र में भी एक परमाणु होता है। फलक केंद्रित था तो फलक में एक एक था, अब अंतः केंद्रित है तो केंद्र में एक ठो। तो मतलब क्या बोल सकते हैं कि कोने में एक एक परमाणु होने के अलावा इसके केंद्र में भी एक परमाणु होता है। तो इस प्रकार के सेल को अंतः केंद्रित घनीय सेल कहते हैं। अब यहाँ पे 2 जगह परमाणु हैं, एक तो कोने पे और एक केंद्र में। कोने का साझा, कोने का साझा, कोने का साझा कितना होता है, 1/8। और जो फलक इस बार नहीं लेंगे, इस बार क्या लेंगे, केंद्र। केंद्र का किसी के साथ कोई साझा नहीं होता है। केंद्र का किसी के साथ कोई साझा नहीं होता। अब इसमें निकालेंगे परमाणुओं की संख्या, तब कितना निकलेगा, परमाणुओं की संख्या। कोने पे कितने हैं, 8, कोना में ना, कोने का साझा होता है 1/8। और एक ठो कहाँ पे है, केंद्र में, एक ठो है
केंद्र में। अब केंद्र का जैसे कोने में 1/8 है तो 8 गुणा 1/8 किए हैं, लेकिन केंद्र का किसी के साथ कोई साझा नहीं होता। केंद्र में एक ठो है तो एक ठो का किसी के साथ कोई साझा नहीं होगा, इसीलिए कुछ नहीं लिखे। तो 8 को अगर 8 से काट दें तो एक एकम कितना आएगा 1, प्लस ये वाला 1 बचा था, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। तो परमाणुओं की संख्या अंतः केंद्रित घनीय सेल में हो जाएगा 2। और इजी 3 क्वेश्चन निकल चुके हैं। सरल घनीय सेल या अभी 2 और प्रकार के एक्स्ट्रा सेल में परमाणुओं की संख्या पढ़े। उसके बाद एक टॉपिक है ठोसों में संकुलन। संकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग। क्या बोलेंगे? पैकिंग। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी क्रिस्टलीय ठोस अपने छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है। कोई भी ठोस क्रिस्टलीय होने पर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहेगा। तो छोटे छोटे जो कण होते हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है, बंधने का निश्चित क्रम होता है। जैसे घर बनाते हैं तो ईंटा को जोड़ा जाता है, तो ईंटा का एक निश्चित क्रम होता है, एक ही फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे एक निश्चित क्रम होता है। या एक सीधा तो एक बेढ़ा, फिर एक सीधा एक बेढ़ा, ऐसे क्रम से करते हैं। तो उसी पैकिंग करने के क्रम को या जिस क्रम में व्यवस्थित होते हैं या पैक होते हैं उस क्रम को बोला जाता है संकुलन। पैकिंग के क्रम को बोल दिया जाता है संकुलन। अब संकुलन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। मुख्यतः 2 प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा को नहीं पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के होने से जो पहला होता है वो क्या होता है? एक विमीय संकुलन। एक विमीय संकुलन 11वीं में तुम लोग थोड़ा मोड़ा पढ़े होंगे, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। तो एक विमीय मतलब क्या होता है? एक विमीय मतलब होता है सीधी रेखा में, एक ही तरफ सीधी रेखा में। द्विविमीय मतलब इधर भी और मतलब 2 दिशाओं में अगर कोई गति करता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विविमीय। एक ही दिशा में गति करता है उसको एक विमीय, और 3 दिशाओं में अगर एक ही साथ गति कर सकते हैं तो उसको बोला जाता है त्रिविमीय। तो जो इसका पहला प्रकार है वो होता है एक विमीय संकुलन। मतलब इस प्रकार में ठोस का जो क्रम होगा व्यवस्थित होने का ना, वो एक ही दिशा में होगा। कैसे होगा? एक ही दिशा में। मान लो कि ये वाला फर्श है, मेरे पास 15 ठो फुटबॉल हैं, तो एक को वहाँ रखूँगा, एक को यहाँ, एक को यहाँ, ऐसे सीधे लाइन में रखते जाऊँगा तो एक सीधी रेखा बनेगी ना फुटबॉल को रखने का, तो उसको बोला जाएगा एक विमीय संकुलन। डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ऐसा हो गया, 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 ऐसा हो गया। इसको आगे इसी क्रम में रखते जा रहे हैं। तो बताओ ये एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है ना, तो इसको बोला जाएगा एक विमीय संकुलन। दूसरे तरीके से देखें तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये वाला इस दिशा में जा रहा है तो ये नीचे आगे बढ़ रहा है, तो एक ही दिशा में जा रहा है। अगर ऐसा होता ना, इसी के साथ ऐसा होता, इधर भी जाता और इधर भी जाता, तो 2 विमीय में हो जाता। लेकिन एक ही दिशा में जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक विमीय संकुलन। एक विमीय मतलब ठोसों का पैकेजिंग जो होगा वो एक ही दिशा में होगा। इसका जो दूसरा टाइप है, एक विमीय के बाद कैसा हो जाएगा? द्विविमीय संकुलन। द्विविमीय संकुलन 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्ग समतलीय और दूसरा होगा षटकोणीय। षटकोणीय मतलब 6 कोने वाला, और वर्ग मतलब 4 कोने वाला। हाँ, तो द्विविमीय संकुलन में 2 प्रकार आएंगे। अब द्विविमीय है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो पैकिंग होगा ना, एक दिशा और 2 दिशा वाला होगा। तो पैकिंग करके देखते हैं। एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, चौथा गोला, 5वां गोला। अगर ये आगे बढ़े तो इसको क्या बोला जाएगा? एक विमीय बोला जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक अटैच ऐसे 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 इस दिशा में हो, तो अब देखो इसका जो पैकिंग है ना, इधर भी जा रहा है और उधर भी, तो इसको क्या बोलेंगे? द्विविमीय बोलेंगे। अब अगर ये वर्गाकार होता है तो वर्ग समतलीय। तो इसके लिए इस गोलों को ऐसे करके आगे बढ़ाना पड़ेगा।
इसका पैकिंग ऐसे आगे जाएगा और इसका पैकिंग ऐसे आगे जाते जाएगा। इसका सेंटर यहाँ पे मान लो, इसका केंद्र यहाँ पे मान लो, इसका केंद्र यहाँ पे मान लो और इसका केंद्र यहाँ पे। अगर इन सब के केंद्र को ऐसे करके मिलाओगे तो क्या देखने को मिलेगा? एक वर्ग देखने को मिल रहा है। छोटा सा क्या देखने को मिल रहा है? एक वर्ग। इसीलिए इसको बोला जाता है वर्ग समतली। दूसरे नंबर पे आता है षटकोणीय। यहाँ पे एक विमी और ये नीचे भी जा रहा है, इसलिए हो जाएगा द्विविमी। अब इसको यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, इसका यहाँ पे सेंटर कर देते हैं, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे, सबको मिला देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया? 6। तो इस प्रकार का जो संकुलन होगा उसको बोलेंगे षटकोणीय संकुलन, और इस प्रकार का होगा उसको बोलेंगे वर्ग समतलीय। षटकोणीय क्यों बोले? क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 कोने बन रहे हैं। तो ठोसों में संकुलन यहाँ पे हो गया समाप्त। यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है वो पिछले सवाल का डायग्राम है, ठोसों में संकुलन का डायग्राम है। यहाँ पे एक नया टॉपिक आ गया है समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या, जो इन डायग्राम की मदद से हम लोग समझेंगे। तो समन्वय संख्या क्या होता है उसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी परमाणु अपने नज़दीक वाले जितने परमाणुओं के टच में रहेगा उसे बोलेंगे उसकी समन्वय संख्या। जैसे तुम लोग लाइन से बैठे हो ना तीनों, तो मान लो कि एक दूसरे से सट के बैठे हो, तो एक दूसरे से कितनी बार टच हो। जैसे अगर बीच वाली रिया है तो ये एक बार अंजलि से और एक बार तानिया से, दोनों से एक बार टच है ना, तो उसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 2। ऐसे ही जितने गोले या परमाणु एक दूसरे के टच में रहते हैं, संपर्क में रहते हैं, उसको बोलते हैं उसकी समन्वय संख्या। जैसे इस चित्र में अगर मैं इसको कलर कर दूं, इस गोले को कलर कर दूं, तो ये कलर वाला गोला कितने गोलों के टच में है? तो एक इसके टच में है और एक इसके टच में, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2। इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 2। इस गोले की बात करूं, ये वाला कलर्ड है तो 1 और 1, इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी 2। तो एक विमीय संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है? ये एक बढ़िया क्वेश्चन हो सकता है कि एक विमीय संकुलन में समन्वय संख्या कितनी होती है, तो कितना बताओगे? 2। याद रखना है इस चीज को। फिर आता है वर्ग समतलीय में, द्विविमीय वाला ना। तो अगर मैं इस गोले को क्या कर दूं? कलर कर दूं। इस गोले को कलर कर दूं तो इसका सेंटर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे बनेगा। इसको ऐसे करके मिलाएंगे तो एक वर्ग का निर्माण होगा ना। एक वर्ग क्या होगा? निर्माण। मतलब एक ऐसा है वर्ग समतलीय। अब बताओ ये वाला कलर वाला गोला कितने के टच में है? 1 2 3 और 4, 4 के टच में है, तो इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 4। मतलब वर्ग समतलीय में समन्वय संख्या कितना होता है? 4। फिर षटकोणीय की तरफ देखें तो ये वाला को मैं कलर कर देता हूँ, या किसी और को भी कलर कर दूँ। अगर इसको भी कलर कर दूंगा ना तो फिर भी 6 ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका समन्वय संख्या कितना हो जाएगा? 6। तो समन्वय संख्या सिंपल सी चीज़ होती है कि कोई भी एक परमाणु अपने बगल वाले कितने परमाणुओं के टच में है, जितने के टच में है वो हो जाएगा उसका समन्वय संख्या। खत्म समन्वय संख्या। संकुलन क्षमता। संकुलन मतलब होता है पैकिंग या पैकेजिंग। कोई भी ठोस होता है नियमित रूप से पैक होकर के बनता है, उसकी ज्यामिति निश्चित होती है तो वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। और उसी ठोस की संकुलन क्षमता के बारे में भी पढ़ेंगे। देखो इस डायग्राम में मान लो 2 डब्बा एक समान हैं, इसमें जो ठोस है वो पैक हो चुका है और इसमें ठोस पैक नहीं हो चुका है। तो इसमें टोटल 100% पूरा भाग खाली है,
इसमें पूरा भाग क्या है, खाली है। यहाँ पे 4 गोले भरे गए हैं, तो क्या इसमें 100% खाली होगा, नहीं होगा। कुछ परसेंट भरा होगा और कुछ परसेंट होगा खाली। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रिक्त स्थान बचा है, यहाँ पे रिक्त स्थान बचा है, यहाँ पे बचा है, यहाँ पे रिक्त है, यहाँ पे रिक्त है, यहाँ पे रिक्त है, काफ़ी जगह रिक्त है और काफ़ी जगह भरा हुआ है। तो कितना परसेंट भाग गोलों के द्वारा भरा गया है, उस भाग को बोला जाता है संकुलन क्षमता। तो मान लो कि 90% गोलों के द्वारा भरा गया है और जो 10% है वो यहाँ खाली है, यहाँ खाली, यहाँ खाली है, यहाँ खाली, ऐसा है। मान लो यहाँ पे 100% पूरा का पूरा क्या है, खाली, और यहाँ पे कितना परसेंट खाली है, 10% खाली है, और 90% गोलों के द्वारा भरा हुआ है। अब इसके डेफिनेशन में आए तो डेफिनेशन में देखेंगे हम लोग कि एकक सेल में या इकाई सेल में गोलों के द्वारा भरा गया वह प्रतिशत भाग जो गोलों के द्वारा भरा जाता है, या एकक सेल में गोलों के द्वारा भरा जाने वाला प्रतिशत भाग क्या कहलाएगा, संकुलन क्षमता। मतलब जिन गोलों से मिलकर वो बना है, वो गोले कितना जगह घेर रहे हैं, जितना जगह घेरेंगे वो उनकी हो जाएगी संकुलन क्षमता। अब संकुलन क्षमता किसका किसका कितना कितना होता है, तो सरल घनीय सेल में जो संकुलन क्षमता होता है वो होता है 52.4%, 68% होती है। अंतः केंद्रित घनीय सेल में 68% होती है। तो ये हो जाता है संकुलन क्षमता। अभी जस्ट पहले हम लोग पढ़े ठोसों में संकुलन, उसमें ठोस के जितना भाग घेर रहे थे उसके बारे में पढ़े। अब कितना भाग छूट रहा है, ठोस जब संकुलन करते हैं ना तो उसमें जितना भाग खाली रह जाता है उसको बोलते हैं रिक्त या रिक्ति। रिक्ति मतलब क्या होता है, खाली स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंतराकाशीय रिक्तियाँ उसकी नहीं मत करो, उसको कर ही नहीं सकते। क्रिस्टल जालक को नहीं की है भाई। क्रिस्टल जालक की संरचना में अवयवी कणों के द्वारा कुछ स्थान खाली छूट जाता है, उसी चीज को बोला जाता है अंतराकाशीय रिक्तियाँ। 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार में आता है त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणी मतलब 3 जने मिले, एक साथ बैठे और बीच में कुछ जगह खाली छूट गया सामान बढ़ाने के लिए, वो कहलाता है त्रिकोणीय रिक्ति। देखना, पहला आदमी, दूसरा आदमी और तीसरा आदमी। अब ये तीनों एक जगह बैठे, यहाँ पे देख रहे हो छोटा सा खाली स्थान है, दिस इज त्रिकोणीय रिक्ति। कहने का मतलब ये है कि 3 गोलों के द्वारा बनने वाली रिक्ति को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। इसका मान बहुत ही कम होता है। तो त्रिकोणीय रिक्ति समाप्त हुआ। इसमें लिखना उखना कुछ नहीं है, बस इतना लिख सकते हो कि 3 गोलों से बनने वाले रिक्ति को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। और ये तीनों कहाँ पे रखे जाएंगे, जमीन में। ऐसे नहीं कि एक के ऊपर दूसरा के ऊपर तीसरा, ऐसा वाला नहीं रखना है। जमीन में 3 ठोको मढ़ा दो, उसके बाद उसमें जो खाली स्थान बचेगा वही होगा त्रिकोणीय रिक्ति। त्रिकोणीय रिक्ति के बाद अभी 2 प्रकार और आएंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। तो त्रिकोणीय रिक्ति के बाद चतुष्फलकीय रिक्ति में इस प्रकार की रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बनी होती है।
4 गोलों से मिलकर बनी होती है। देखना 4 गोले कैसे, पहले जो 3 आदमी एक जगह थे उन्हीं तीनों को फिर से लाते हैं, एक, दूसरा और ये वाला तीसरा। अभी तक त्रिकोणीय है, इसके ऊपर एक ठोर रखा गया है, इसके ऊपर रखा गया है ना। कहाँ रखा गया है? जैसे कि जमीन में 3 फुटबॉल को रख दो, एक यहाँ और एक बगल में, उसके ऊपर में एक और रख दो उसके ऊपर में, तो इस प्रकार का जो रिक्ति बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? चतुष्फल की रिक्ति। तो 3 जमीन पे रखे गए हैं और ये ऊपर वाला उसके ऊपर रखा गया, तो कितने फलक बनेंगे? 4 फलक बनेंगे। कितने बनेंगे? 4। कैसे 4 फलक बनेंगे? ये वाला का सेंटर कहीं ना कहीं पे होगा, इसका भी सेंटर कहीं ना कहीं होगा, इसका भी कहीं ना कहीं होगा। तो देख लेते हैं, इसका सेंटर बिंदु यहाँ है, इसका सेंटर बिंदु यहाँ है और इसका सेंटर बिंदु यहाँ मान लो, और जो बीच में है उसका भी कहीं ना कहीं पे सेंटर बिंदु होगा। तो उसका सेंटर बिंदु कहाँ है? यहाँ। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, भाई मिलने का तो ज़रूरत पड़ेगा ना, तीनों को मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो और इसको यहाँ से मिला दो। अब ध्यान देना, ये वाला जो है ये क्या है? पहला फलक, ये वाला दूसरा फलक, ये वाला पहला फलक, ये वाला दूसरा फलक और ये वाला तीसरा फलक। और जमीन के नीचे जो इसके पीछे साइड वो दिख नहीं रहा है, वो कैसा फलक हो जाएगा? 4 फलक। समझ पाए? ये वाला बिंदु जमीन से उठा हुआ है, जमीन से बीच में गेट दिख रहा है सर, बोलने वाले बनाए हैं इसमें दिखेगा नहीं ना, अभी दिख रहा है ना, अगर क्योंकि सामने रहेगा तो रंगा जाएगा। अब बताओ कहाँ दिख रहा है? ये तो अंजलि के चश्मे से भी नहीं दिखेगा। दिख जाएगा। ऐसे कैसे दिख जाएगा? मैं एक मशीन बनाऊंगा, उसमें तुम आर पार देख सकते हो दीवार के, और उस मशीन का नाम होगा खिड़की। तो इसमें आओ, देखो 3 गोले थे, इसका सेंटर यहाँ पे मान लिए, तीनों के सेंटर, और ये वाला जो बिंदु है वो जमीन के बाहर उठा हुआ है, मान लो यहाँ उठा हुआ है, तो ये वाला पहला फलक बन जाएगा, ये वाला दूसरा फलक और ये वाला तीसरा फलक। 3 फलक हो गए। इसके बाद जो जमीन पे रखे हुए हैं ना, तो वहाँ भी एक फलक बनेगा, वो कहलाएगा चौथा फलक। तो इस प्रकार से इस रिक्ति का नाम क्या हो जाएगा? चतुष्फल की रिक्ति। अब चतुष्फल की रिक्ति यहाँ पे आया है तो इसके 4 लक्षण या 3 लक्षण आपको बताने होंगे। 1, 2, 3। पहला देखो, ये कितने गोलों से मिलकर बना है? 4। तो पहला लक्षण में हो जाएगा कि इस प्रकार की रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बना होता है। दूसरा, यहाँ पे इसकी समन्वय संख्या कितनी होती है? समन्वय संख्या कल पढ़े थे। समन्वय संख्या मतलब होता है ऐसा संख्या जो एक परमाणु को जितनी बार टच करे। तो यहाँ पे रिक्ति का समन्वय संख्या बताना है। किसका बताना है? रिक्ति का। तो चारों के बीच में खाली स्थान है रिक्ति, वो तो चारों गोलों से टच है, ऊपर वाले से भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 4। रिक्ति की समन्वय संख्या हो जाएगी 4। और चतुष्फल की रिक्ति का जो मान होता है वो होता है 0.225। ज़्यादा नहीं होता है, चतुष्फल की रिक्ति का मान 0.225 होता है। इसके बाद आता है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अब किशन मेरे एक सवाल का जवाब देना। त्रिकोणीय रिक्ति पढ़े, कितना गोला आया? 3। चतुष्फलकीय में कितना गोला आया? 4। तो अष्टफलकीय में कितना आएगा? 8। लड़की का जवाब है 5 आएगा। 5 आएगा। ये सुपर। वो वाला कहानी याद है? यहाँ पे एक लड़की गिरी थी, चोट लगा था। 8 नहीं, 6 आएगा। फलक 8 होना चाहिए। गोला चाहे 75 चाहे 775 हो, फलक कितना होना चाहिए? पहले चित्र बनाता हूँ, इसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा ना। तो जो काम होगा 3 लोगों से ही होगा, एक दूसरा आदमी और 3 हो गए। 3 गोले। अब जो 3 गोले इसके ऊपर रखेंगे ना, वो इसी के ऊपर नहीं रखेंगे, इसके ऊपर इन दोनों के बीच में एक गोला आएगा। वाह,
आपका नॉलेज तो कमाल का। इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। अब देखो 3 ठो नीचे हैं और 3 ठो ऊपर हैं। नहीं नहीं, वो तुम्हारी नज़र में होगा, क्योंकि सब लोग वो नहीं सोचते हैं ना। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे इसका बिंदु बिंदु मान कर लकीर खींचे और साबित किए कि ये कैसा है, चतुष्फल के। इसका भी लकीर खींचेंगे तो नीचे वाले जो अंदर वाले गोले हैं उनका केंद्र बिंदु यहाँ, यहाँ और यहाँ पे ऐसे होगा 3 गोलों का। और नीचे जो है ये जो ऊपर है, मतलब देखने में कैसे लग रहे हैं, सामने ये वाला और ये वाला, तो यहाँ यहाँ और लगभग यहाँ होंगे, समान दूरी पे हैं, तो मान लो कि हैं। अब इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, सेम प्रोसेस इसके साथ। अब इसको इससे मिला दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको मिलाना है इससे, इसको मिलाना है इससे, और इसको मिलाना है इससे, और इसको मिलाना है इससे। तो इसको ऐसे मिलाना है डॉट डॉट करके, ताकि पता चले कि ये सब काम पीछे हो रहा है। नहीं नहीं, गोलों के पीछे। हाँ, पर्सनल एक्सपीरियंस ले आ रहे हो तुम। अब इसमें कितने फलक दिख रहे हैं? इसमें 8 फलक होना चाहिए, चाहे दिखे कितनों भी, लेकिन होना कितना चाहिए? 8। तो देखते हैं ना कि कितना 8 हो रहा है। ये वाला पहला फलक और ये वाला मान लो दूसरा फलक, 2 फलक हो गए। और यहाँ से लेकर ये वाला जो आया ना ऐसे करके, वो वाला तीसरा फलक, और ये वाला जो आया वो चौथा फलक, और इसके साथ है छोटा वाला, ये वाला 5वां फलक और ये वाला 6वां फलक। 6 हो गए। अब 7वां कौन सा है? ये वाला सामने वाला ऐसे त्रिभुज दिख रहा है ना, वो 7वां फलक, और इसी का अपोजिट ये पीछे वाला, ये क्या हो जाएगा? 8वां फलक। तो ये जो डायग्राम है वो अष्टफलकीय है। अष्टफलकीय कितने से मिलकर बना है? 6 गोलों से मिलकर बना है। तो जैसे इसमें लिखे थे कि इस प्रकार की रिक्ति 4 गोलों से मिलकर बनी होती है, तो वहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार की रिक्ति 6 गोलों से मिलकर बनी होती है। यह रिक्ति 6 गोलों का कमाल होता है, गोलों से मिलकर बनी होती है। जैसे इसमें लक्षण लिखे वैसे इसमें भी लक्षण लिखना पड़ेगा। तो इसका पहला लक्षण क्या हो जाएगा? इसमें पहला लक्षण क्या लिखे थे? 4 गोला, तो इसमें क्या लिखेंगे? यह रिक्ति 6 गोलों से मिलकर बनी होती है। और दूसरा लक्षण क्या हो जाएगा? इसमें दूसरा क्या लिखे थे? इसकी समन्वय संख्या 4 होती है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी समन्वय संख्या 6 हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें 4 गोले थे, इसमें 6 गोले हैं। तीसरा, इसका मान 0.225 होता है, तो इसका मान भी तो कुछ ना कुछ होता होगा। इसका मान होता है 0.414, और यहाँ पे त्रिकोणी, चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्ति हो गया समाप्त। मेरी तरफ से तुम लोग अपना अपना देख लेना घर जाके। अब जो 2 टॉपिक आए हैं, एक त्रिज्या अनुपात और दूसरा त्रिज्या अनुपात का नियम। त्रिज्या अनुपात आयनिक ठोसों में काम करेगा। किसमें करेगा? आयनिक ठोस। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के थे, तो उसमें जो पहला प्रकार था आयनिक ठोस, उसमें काम करेगा। आयनिक ठोस में 2 प्रकार के आयन होंगे, एक होगा धन आयन और एक होगा ऋण आयन। तो धनायन तथा ऋणायन त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। फॉर्मूला के रूप में क्या हो जाएगा? त्रिज्या अनुपात बराबर धनायन त्रिज्या बटे में आ जाएगा ऋणायन त्रिज्या। इन दोनों के अनुपात को बोला जाएगा त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या को r से दर्शाते हैं तो r प्लस और r माइनस। अब त्रिज्या अनुपात का नियम क्या होता है? एक चीज हमको पता चला, त्रिज्या अनुपात
तो त्रिज्या अनुपात तथा समन्वय संख्या और उसकी ज्यामिति, ज्यामिति मतलब आकृति के मध्य के संबंध को त्रिज्या अनुपात का नियम कहते हैं। इस नियम का मतलब यह होता है कि किसी भी आयनिक यौगिकों में क्या क्या हो सकता है। आयनिक यौगिकों में त्रिज्या अनुपात होगा, क्योंकि दो प्रकार के आयन होंगे, तो धनायन और ऋणायन होंगे। तो धनायन और ऋणायन के अनुपात मतलब त्रिज्या अनुपात और समन्वय संख्या तथा उसकी ज्यामिति के मध्य के संबंध को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। और त्रिज्या अनुपात का नियम खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे दोष। दोष मतलब होता है कमी। किसी के जाने से कहीं पे आ जाता है कमी, उस चीज़ को बोला जाता है दोष। और एक छोटा सा चीज़ की कमी हो जाती है अगर क्रिस्टल जालक में, तो उसमें उत्पन्न होता है कुछ कमियां, और उसी कमियों को बोला जाता है दोष। दो प्रकार के दोष का डिस्कशन करेंगे हम लोग, इन दोनों दोष का। एक का नाम है शॉटकी दोष, दूसरे का नाम है फ्रेंकेल दोष। तो शॉटकी दोष में क्या होता है, सबसे पहले दो प्रकार के ऐसे डब्बे बना लेने हैं आप लोगों को समझने के लिए। जब दो डब्बे बना लोगे, इसके बाद इसमें भरना क्या क्या है, कैसे भरना है, अभी देखते हैं। प्लस से चालू करते हैं। इसमें मान लेते हैं ए प्लस होगा, इसमें प्लस है तो फिर माइनस भी होगा, और ए प्लस है तो बी क्या हो जाएगा माइनस, फिर ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, फिर ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस बी माइनस, ए प्लस और बी माइनस। इतना कर दोगे। यहाँ से ध्यान रखना, इतना करने के बाद अभी पूरा भरे मत रहना, पहले देख लेना कि क्या हो रहा है, आगे मिट भी सकता है इसमें कुछ, तो पूरा मत भरे रहना ना, थोड़ा स्मार्ट बनना। वही बोल किसको रहा हूँ जहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, शॉटकी दोष में क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल जालक से एक धनायन गायब होगा और उसके चक्कर में एक ऋणायन गायब होगा। गायब होंगे मतलब यहाँ से सीधा बाहर। तो शॉटकी दोष उस दोष को कहते हैं, या किसी क्रिस्टल जालक में एक धनायन क्रिस्टल जालक के बाहर चला जाता है तथा इसके चक्कर में एक ऋणायन भी क्रिस्टल जालक के बाहर चला जाता है, तो इस जालक में उत्पन्न होता है दोष। उसी दोष को बोला जाता है शॉटकी दोष। तो ये है असली डायग्राम, ठीक है, शॉटकी दोष का असली डायग्राम। अब इसके ना कुछ परिणाम होते हैं, कुछ रिजल्ट निकलते हैं। तो पहला ये रिजल्ट निकलेगा कि ये उन आयनों में पाया जाएगा जिसका समन्वय संख्या अधिक होगा। समन्वय संख्या कैसा होगा, अधिक होगा। जिस आयन का समन्वय संख्या अधिक होगा उसी में इस प्रकार का दोष पाया जाएगा। जिसका समन्वय संख्या कम होगा उसमें यह दोष नहीं पाया जाएगा। और समन्वय संख्या तुम लोगों को पता होना चाहिए, पता। दूसरा क्या रिजल्ट निकल सकता है, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर ये वाला भी और ये वाला भी पूरा भरा होता, पूरा मान लो क्या होता, भरा होता। अब भरा होता तो टोटल संख्या कितना होता, 16। टोटल कितना होता, 16। लेकिन अभी 2 कम हो गया है, संख्या कम हो गया है, संख्या कम हुआ है। यहाँ भी 2 की संख्या कम है ना, और एक प्लस और एक माइनस ही गायब हैं। अब पता नहीं कहाँ गायब हैं, इस जालक से भी गायब हैं, ठीक है। तो संख्या क्या हुआ, कम हुआ। अब संख्या कम होता है ना तो घनत्व भी होता है कम। तो इस प्रकार के दोष में घनत्व कैसा हो जाता है, घनत्व हो जाता है कम। अब घनत्व कम हुआ है, अब क्या हो सकता है, इसमें फिर से ध्यान से देखोगे तो ये डब्बा खाली है, तो ये वाला बी यहाँ चला जाएगा, तो वाला ए यहाँ आ जाएगा, फिर ये वाला खाली होगा, तो ये एक दूसरे के स्थान को घेरते रहेंगे और गति करते रहेंगे। गति करेंगे तो ये जो जालक है वो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा,
सुचालक हो जाएगा या चालक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आयन होगा या जो ठोस होगा, जो आयन होगा या जो ठोस होगा, वो विद्युत का कैसा हो जाएगा, चालक हो जाएगा। मान लो कि ये पूरा भरा होता तो क्या आयन गति कर पाते? मान लो कि ये पूरी तरह से क्या होता, भरा होता, तो ये वाला यहाँ पे आता, नहीं आता। ये वाला यहाँ पे जा सकता, नहीं जा सकता। लेकिन अभी ये वाला खाली है तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। अब जहाँ भी जगह खाली होगा वहाँ पे चला जाएगा। तो इससे विद्युत का क्या हो जाएगा, चालक हो जाएगा। क्रिस्टल जालक की ऊर्जा कम हो जाती है। क्रिस्टल जालक की क्या हो जाती है, ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा कम होती है। ऊर्जा कम क्यों होती है? मान लो यहाँ पे टोटल कितने लड़के हैं, 8 और 8 लड़कियाँ। अगर माइनस को लड़की मान लिया जाए प्लस को लड़का तो 8 हैं। तो एनर्जी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 16। अगर एक आयन के पास एक एनर्जी हो तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, 16। 2 आयन चले गए हैं, 2 आयन चले गए हैं तो एनर्जी भी कम होगी। तो एनर्जी या ऊर्जा क्या हो जाता है, कम, चालक हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, समन्वय संख्या अधिक होता है, उसी में होता है, कम होता है उसमें नहीं होता है। एक अक्षर और हो सकता है कि परावैद्युतांक में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये कहानी खत्म हुई शॉटकी दोष की। अब काम करते हैं फ्रेंकेल भाई साहब का। जो फ्रेंकेल दोष है उसमें भी a प्लस बी माइनस पूरा भर देना है एकदम आँख मूंद के। ए से चालू करेंगे, a प्लस बी माइनस, a प्लस बी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर बी माइनस, फिर प्लस, फिर बी माइनस, यहाँ से इसमें क्या करना है, इसमें कहीं का एक धनायन मिटवाना है और कहीं अंतराकाशी जगह पे ले जा करके फिट कर देना है। जैसे मैं यहाँ के धनायन को मिटा रहा हूँ और इसको भेज दे रहा हूँ कहाँ पे, इसको मैं भेज दे रहा हूँ यहाँ पे। समझ गया बात को? जालक से बाहर नहीं जा रहा है, अपना जगह बदल के दूसरे के घर के सामने जा रहा है। यहाँ पे क्या था, एक धन और एक माइनस सीधा चले ही गए थे। यहाँ पे एक धनायन अपना स्थान छोड़कर दूर जा रहा है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, किसी क्रिस्टल जालक से एक धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी जगह पे या अंतराकाशी रिक्ति में चला जाता है। अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी जगह पे चला जाता है। अब अंतराकाशी जगह पे चला गया, देख लो अंतराकाशी इसी को बोलते हैं ना कि ठोस गोलों को जमाया जाता है, बीच में कुछ जगह बच जाता है, उसको बोलते हैं अंतराकाशी रिक्तियाँ। वहीं चला गया। तो अगर जालक के बाहर नहीं गया है लेकिन अपना रूम छोड़कर कहीं और चला गया है तो इस प्रकार के दोष को बोलेंगे फ्रेंकेल दोष। अब जैसे इसके कुछ परिणाम हुए थे वैसे इसके भी कुछ परिणाम होंगे, वो होंगे ट्रैक्टर के जाने के बाद। यही है जो मेरे से ज़्यादा आवाज़ कर देता है, नहीं तो बाइक का क्या हिम्मत। अब एक बुलेट होता है, नॉर्मल बाइक कुछ नहीं कर पाता है, वो डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ, ट्रैक्टर गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या परिणाम हो सकते हैं। इसमें 2 ठो बाहर चले गए थे तो अब देखो, पहला समन्वय संख्या अधिक है तो यहाँ पे समन्वय संख्या कैसा हो जाएगा, कम। उसका उल्टा समन्वय संख्या कैसा हो जाएगा, कम। वेरी गुड। इसका घनत्व कम हो गया था। क्यों कम हुआ था? क्योंकि 2 चीज यहाँ से गायब हो गए थे। यहाँ पे एक भी गायब नहीं हो रहा है, बस जगह छोड़कर जालक के अंदर ही है। तो यहाँ पे घनत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घनत्व पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा यहाँ पे क्या लक्षण था, आयन विद्युत का चालक हो जाता है। अब ध्यान से देखना, यहाँ भी तो जगह खाली है ना, तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ खाली हो जाएगा तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ खाली हो जाएगा तो ये वाला यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ भी विद्युत का चालन होता है, तो ये भी विद्युत का चालक हो जाता है और यहाँ का ठोस भी विद्युत का चालक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक जगह खाली है तो गति करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो विद्युत का चालन होगा। इसके लास्ट में क्या था, ऊर्जा कम हो जाएगी। इसमें ऊर्जा कम होगी कि नहीं होगी? देखो, ऊर्जा इसमें कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये प्लस जो है वो बाहर नहीं जा रहा है, जालक के अंदर में है, तो इसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऊर्जा में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दो प्रकार के त्रुटि हुए। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, या तो ये आता है कि शाटकी दोष और फ्रेंकेल दोष को समझाइए, और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि शाटकी दोष और फ्रेंकेल दोष में अंतर लिखिए। अब मैं ये जो पढ़ाया हूँ वो समझाने के बेस पे भी पढ़ाया हूँ और अंतर के बेस पे भी पढ़ाया हूँ। अब देखो अंतर कैसे इसमें करेंगे। अंतर के लिए कॉलम बनाते हैं ऐसा वाला डंडी वाला, एक तरफ लिखना शाटकी दोष, एक तरफ लिखना फ्रेंकेल दोष। 4 पॉइंट हो जाएगा। इसका समन्वय संख्या अधिक होगा, इसका समन्वय संख्या कम होगा। एक अंतर हो गया, इसका घनत्व कम हो जाता है, इसके घनत्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा अंतर हो गया, इसका आयन चालक हो जाता है, इसका भी आयन चालक हो जाता है। चलो ये तो अंतर नहीं होगा क्योंकि दोनों में सेम है। इसका ऊर्जा कम हो जाता है और इसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 3 अंतर हुए। चौथा अंतर एग्जाम्पल में दे देना। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है NaCl, KCl, और इसका एग्जाम्पल होता है AgCl। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है KCl, NaCl। मतलब जो नमक में त्रुटि पाया जाता है ना, उसमें शॉर्ट की त्रुटि होता है। नमक पिघला के देखना घर जाने के बाद, शॉर्ट की त्रुटि मिलेगा उसमें। और इसमें आ जाएगा AgCl, AgBr। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष अंतर सहित और व्याख्या सहित यहाँ पे हो गया समाप्त। अब बारी आ गई F केंद्र की। मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है NaCl, ठीक है, एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है NaCl। जब ये आयनों में टूटेगा तो Na में क्या आएगा प्लस, और Cl में क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि क्लोरीन जो होता है ऋणायन होता है और सोडियम होता है धनायन। अब इसको इमेजिन करते हैं इस जालक में। जो यहाँ पे Na प्लस है उसको A प्लस मान लेते हैं, और जो माइनस है उसको मान लेते हैं Cl माइनस, ठीक है, मान लिए। तो यहाँ पे प्लस वाला पूरा कंप्लीट है, माइनस वाला मतलब क्लोरीन माइनस वाला एक ठो कमी है, यही कमी है ना। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी क्रिस्टल जालक से ऋणात्मक आयन के निकल जाने से, ऋणात्मक आयन के क्या हो जाने से, निकल जाने से, मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन माइनस था ना या B माइनस था ना, वो बाहर चला गया, इस जालक से कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है। इसके निकल जाने से यहाँ पे खाली स्थान बच जाएगा। ये वाला निकला ना, मान लो कि ये वाला क्या हो गया, निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक ठो खाली स्थान बच गया। अब इसकी पूर्ति कौन करेगा। यहाँ पे जो NaCl जुड़ा था तो Na में क्या था प्लस और Cl में क्या था माइनस, तो सोडियम के द्वारा यहाँ पे एक ठो इलेक्ट्रॉन निकलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ठो कहाँ जाता है, बाहर जाता है। कैसे जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लिखा गया है, इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। कमी हो रही है इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो जालक से जो क्लोरीन बाहर गया था उसका जगह खाली हुआ था, इस जगह को भरेगा कौन, सोडियम से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन। तो ये जो क्लोरीन बाहर गया था तो खाली हुआ था, खाली स्थान को भरा कौन, सोडियम से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखेगा, दिख भी रहा है, अलग ही दिख रहा है। यहाँ पे A प्लस है, B माइनस है, A प्लस है, लेकिन यहाँ पे E है, मतलब ये थोड़ा सा क्या दिख रहा है, अलग दिख रहा है। तो इसी थोड़ा सा अलग दिखने वाले चीज़ को, या जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पे केंद्र बन जाता है, उसी को बोला जाता है F केंद्र। F का मतलब होता है फार्ब, और फार्ब का मतलब होता है रंग। मतलब जहाँ पे F केंद्र बनेगा वहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, वहाँ पे उत्पन्न होगा रंग। जहाँ पे F केंद्र बनेगा वहाँ पे उत्पन्न होगा रंग। तो मैं अब डेफिनेशन को लिख देता हूँ कि किसी भी जालक से कौन गायब हो रहा है, माइनस या ऋणात्मक आयन। तो किसी भी जालक से एक ऋणायन के निकल जाने से उसका स्थान खाली हो जाता है। उसे भरता कौन है, सोडियम के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन। भरता है।
और जिस पॉइंट को भरेगा उसे एफ केंद्र कहते हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एफ केंद्र किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एफ केंद्र यहाँ से क्लियर हुआ। एफ का मतलब होता है फार्ब और फार्ब का मतलब होता है रंग। तो जो NaCl का मैं एग्जाम्पल दिया ना, NaCl में कौन सा रंग उत्पन्न होगा, NaCl में क्लोरीन अगर बाहर चला जाता है तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, सोडियम ज़्यादा हो जाएगा तो पीला रंग उत्पन्न होता है। NaCl में अगर F केंद्र उत्पन्न होता है तो पीला रंग। LiCl लिथियम क्लोराइड में अगर क्लोरीन बाहर चला जाता है तो लिथियम ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे उत्पन्न होगा गुलाबी कलर, गुलाबी रंग उत्पन्न होता है। और एक होता है जिसमें बैगनी कलर उत्पन्न होता है, वो होता है KCl में। अगर KCl में ऋणात्मक आयन मतलब क्लोरीन बाहर चला गए तो यहाँ पे बैगनी कलर उत्पन्न होता है। तो F केंद्र में क्या उत्पन्न होगा, रंग उत्पन्न होगा। F केंद्र समाप्त हुआ। काफ़ी सारे दोष निपटाने के बाद गंदा दोष, अशुद्धि दोष पढ़ेंगे। अशुद्धि मतलब क्या होता है, किसी भी शुद्ध पदार्थ में कुछ मिला दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, अशुद्धि। और मिलाने के बाद अगर दोष उत्पन्न हो जाए उसमें तो उसको क्या बोलेंगे, अशुद्धि दोष। ठीक बात है, ठीक है। पानी है, नॉर्मल पानी, बढ़िया शुद्ध पानी, उसमें अगर चिखला मिला दिया जाए 1 चम्मच तो वो पानी में दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो दोष उत्पन्न होगा वो किसी चीज़ के मिलाने से हुआ, तो इसी को बोलेंगे अशुद्धि दोष। लेकिन केमिस्ट्री में मिलाना है और वो भी ठोस अवस्था में मिलाना है, तो पानी तो ठोस नहीं होता ना, और बर्फ में चिखला मिलता नहीं है। तो यहाँ पे अशुद्धि दोष का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि किसी भी ठोस में, किसी भी ठोस में मिलावट के कारण उत्पन्न दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। उदाहरण के रूप में क्या लिखूं अंजलि, बताओ। उदाहरण नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं प्रकार। तो अशुद्धि के कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार होंगे, एक कम अशुद्ध और एक ज़्यादा अशुद्ध। इसके ना 2 प्रकार होते हैं और प्रकार के फिर एग्जाम्पल आएंगे। पहला प्रकार होता है N टाइप। N मतलब, और दूसरा होता है P टाइप। 2 प्रकार के अशुद्धि होते हैं, एक तो N टाइप और दूसरा P टाइप। N में तो अंजलि अभी बता रही थी, मजाक कर रही थी। अच्छा मजाक कर रही थी। N टाइप और P टाइप। आवर्त सारणी में समूह होते हैं 13, 14 और 15, टोटल 18 समूह होते हैं। उसमें आवर्त सारणी में ना कुछ समूह होते हैं 13, एक समूह होता है 14 और एक समूह होता है 15। 15 में कुछ तत्व होते हैं जैसे फास्फोरस और आर्सेनिक। 13 में कुछ तत्व होते हैं जैसे गैलियम और एल्यूमिनियम। और 14 में कुछ तत्व होते हैं जर्मेनियम, और एक तो कुछ होता है, मेरे को तो देखना पड़ेगा। जर्मेनियम या सिलिकॉन। अब ये जो होते हैं ये प्योर होते हैं। कैसे होते हैं, प्योर होते हैं, ठीक है, शुद्ध होते हैं। अगर मिलावट के रूप में इसको मिला सकते हैं और मिलावट के रूप में इसको मिला सकते हैं। समझ के बात को। परिभाषा है, किसी भी ठोस में मिलावट के कारण उत्पन्न दोष को अशुद्धि दोष कहते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, N टाइप और P टाइप। तो N टाइप क्या होते हैं और P टाइप क्या होते हैं उनको समझते हैं। N टाइप और P टाइप। यदि समूह 14 का एक तत्व ले लेते हैं, शुद्ध वाला, अभी शुद्ध लेंगे तभी ना मिलाएंगे, तो सिलिकॉन ले लेते हैं। यदि सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में एक तो इसको ले लेते हैं, आर्सेनिक को मिलाते हैं, तब N टाइप बनता है।
ये हुआ कंप्लीट। अब समझना ये है कि अगर 15 वाले को मिलाते हैं तो n, और अगर 13 वाले को मिलाते हैं तो p बनेगा ना। 15 वाले को मिलाएंगे तो क्या बनेगा n, और 13 वाले को मिलाएंगे तो बनेगा p। तो दूसरा इसका जो टाइप है उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, p टाइप का। देखो n टाइप का में क्या लिखा, सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक मिलाया गया। अब सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में हम मिला दें एल्यूमिनियम, तब हो जाएगा p टाइप। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, यदि सिलिकॉन में अशुद्धि के रूप में आर्सेनिक की जगह पे हो जाएगा एल्यूमिनियम, मिलाया जाता है, तब p टाइप बनता है। ये कंप्लीट हुआ अशुद्धि दोष। अतिचालकता के बारे में आप पढ़ते हैं। अतिचालकता एक पदार्थ होता है, एक पदार्थ नहीं होता, 2-3 पदार्थों का एक मिश्रण होता है जिसको मिक्स करके बनाया जाता है। अतिचालकता ऐसा पदार्थ जो परम शून्य ताप पर सुचालक की भांति व्यवहार करता है। तो उस पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। परम शून्य ताप पर कितना हो जाएगा, एकदम सुचालक हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे अतिचालक। और पदार्थ के इस गुण को, पदार्थ के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। अतिचालकता कहते हैं। अतिचालक ये हो गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आएंगे। मरकरी का संकेत क्या होता है, अतिचालक के कुछ एग्जाम्पल में मरकरी हो जाएगा। देखो यहाँ पे परम शून्य ताप के बारे में जिक्र किया गया, तो मरकरी का परम शून्य ताप होता है 4 केल्विन। कितना होता है, 4 केल्विन। और मरकरी 4 केल्विन पर एकदम अतिचालक की भांति व्यवहार करता है। और YbA2, कॉपर और ऑक्सीजन 7, ये 1 2 3 4 तत्व मिलकर एक यौगिक बनाएंगे, और वो 9 नहीं 90 केल्विन पर, 90 केल्विन पर क्या हो जाएगा, अतिचालक की भांति व्यवहार करेगा। इसके अनुप्रयोग क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, शक्ति संचार में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, शक्ति संचार में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, शक्ति संचार में, शक्तिशाली चुंबक बनाने में, शक्तिशाली चुंबक बनाने में, इतने चीज़ों में इसका उपयोग किया जाएगा। अतिचालक, उदाहरण और अनुप्रयोग, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। हाँ, ठोसों में चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण मतलब ऐसे गुण जिनमें आकर्षण हो या तो प्रतिकर्षण। चुंबक में क्या होता है, आकर्षण या तो प्रतिकर्षण, बीच का उनका कुछ नहीं होता है ना, या तो आकर्षण करेंगे या तो प्रतिकर्षण। अब देखना, अनुचुंबकीय मतलब ऐसा गुण जो चुंबक या पदार्थ एक दूसरे की ओर आए लेकिन
दुर्बल रूप से आए। कैसे आए? दुर्बल रूप से। जैसे चुंबक चिपकते हैं ना, तो कोई सट से चिपक जाता है और कोई धीरे 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 ऐसे करके चिपकता है। अगर जिनमें बल कम होता है एक दूसरे के नज़दीक आने में, उसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय मतलब होता है एक दूसरे के दूर जाना, लेकिन कम बल के साथ दूर जाना, एकदम जोर से दूर जाना नहीं। कैसे? कम बल के साथ दूर जाना, उसको बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। फिर आता है लौह चुंबकीय। सबको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले इसका डेफिनेशन मैं लिखता हूं ना। वे पदार्थ जो एक दूसरे को दुर्बल रूप से आकर्षित करें। आकर्षित मतलब समझते हो ना किशन? आकर्षित, ठीक है। वे पदार्थ जो एक दूसरे को दुर्बल रूप से आकर्षित करें। दुर्बल रूप से, प्रबल रूप से नहीं। मान लो ये कोई पदार्थ है, ये कोई दूसरा पदार्थ है, इनको एक दूसरे के नज़दीक लाया जाता है तो ये लोग एकदम दुर्बल रूप से चिपकते हैं, जोर से खींच दो तो अलग हो जाते हैं। कहने का मतलब इनमें बल बहुत कम है। बल बहुत कम होने के कारण इन पदार्थों को बोलेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ। उदाहरण के रूप में, उदाहरण में आ जाएगा TiO या O2। O2 मतलब ऑक्सीजन अणु, TiO मतलब टाइटेनियम ऑक्साइड, Cu2+। ये जो 3 उदाहरण हैं वो किसके हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ के। अब देखते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय उसको कहते हैं, इसका जस्ट उल्टा। यहाँ पे आकर्षित को चेंज करके क्या कर देना है? प्रतिकर्षित। तुम लोगों को खुद करना है, मैं नहीं लिखने जाऊँगा डेफिनेशन ना इसका। वे पदार्थ जो एक दूसरे को दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करें, उनको बोलेंगे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और इनके एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ। प्रतिचुंबकीय में आ जाएगा N2 NaCl2 TiO2। N2 मतलब नाइट्रोजन अणु प्रतिचुंबकीय होता है, TiO2 प्रतिचुंबकीय होता है, NaCl2 प्रतिचुंबकीय होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? अब इसका उल्टा तो नहीं बोलेंगे, दुर्बल को कर देंगे प्रबल और सेम टू सेम चिपका देंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? वे पदार्थ जो एक दूसरे को प्रबल रूप से आकर्षित करें, प्रबल रूप से आकर्षित करें। अब प्रबल रूप से आकर्षित करेंगे तो उनको बोला जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? लौह चुंबकीय है तो जाहिर सी बात है कि लोहा तो इसका एग्जाम्पल होगा। तो लोहा हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकिल हो जाएगा। लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ये सब चुंबक की तरफ जाएंगे ना तो सट से जाकर के चिपक जाएंगे और तुम छुड़ाते रह जाना, वो छोड़ेंगे नहीं। थर्ड आता है प्रतिलौह चुंबकीय। इसका उल्टा, वे पदार्थ जो एक दूसरे को प्रबल रूप से आकर्षित के जगह पे चेंज करके कर देना है प्रतिकर्षित करें, तो उनको बोला जाएगा प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें Fe2O3 MnO2, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड एग्जाम्पल हो जाएंगे प्रतिलौह चुंबकीय के।